नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में भाग 7 में। भाग 6 में हमने सियाराम बाबा जी के बारे में सुना था। उनकी चाय बनाने की विशेष पद्धति के बारे में सुना था। उनका रामायण पठन हमने देखा था, कैसे 12 साल एक पैर पर खड़े हुए संत श्री सियाराम बाबा जी ने रामायण पढ़ा हुआ है। हमने यह भी देखा था कि वहां परिक्रमा वासियों की सेवा कैसे की जाती है। आप वहां पे दान अगर देते हैं तो मात्र 10 रुपए ही आपसे स्वीकार किए जाते हैं और बाकी जो भी रकम है, जितनी भी रकम है, आपको वापस की जाती है। फिर मैंने कहा था कि हमारे साथ पसारकर काका थे और दूसरे दिन एक किस्सा कहो, अनुभव कहो, वाकया कहो, और उसके बारे में हम सुनने जा रहे थे कि क्या हुआ था। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। पसारकर काका हमारे साथ थे और दूसरे दिन हम सब आगे निकलने वाले थे। बिल्कुल निकलने का समय हो रहा था और पसारकर काका को ध्यान में आया कि उनके जूते नहीं मिल रहे हैं। हमने थोड़ी देर इंतजार किया तो बाकी लोग अपने अपने जूते लेकर चले गए। फिर भी एक पैर जूते का वहां वैसे के वैसा था और वो पसारकर काका का नहीं था। उनके जूते शायद किसी के साथ अदला बदली हो गए थे और ये जो जूते थे वो उनके पैर में आ नहीं रहे थे। अब पसारकर काका, जब मैं काका कहती हूँ तो वो एक उम्र के साथ थे, एक उम्र वाले थे, इंसान थे। बूढ़े तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, ऐसी उम्र की स्थिति में अपना खुद का ख्याल रखना काफी जरूरी होता है और बिना जूता चप्पल के उनका चलना ठीक भी नहीं था। अब करें तो क्या करें। अब हुआ ये कि सोचा कि कहीं आगे जाके दुकान होगा तो कहीं चप्पल या कुछ खरीद लेंगे, और पसारकर काका वैसे ही बिना चप्पल के हमारे साथ साथ चलने लगे। अब बिना चप्पल के चल रहे हैं तो चलने की स्पीड भी कम हो जाती है, पत्थर कांटे चुभने लगते हैं और ऐसे में तकलीफ तो होती है, तकलीफ तो होगी ही। लेकिन यह तकलीफ दूर कैसे हुई और कैसे ऐसे होता है, कैसे यह तकलीफें दूर होती है और कैसे कोई आके सहायता कर जाता है, ये सारी चीजें समझ पाना बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हम चल रहे थे और बाइक से पीछे से एक आदमी आया और पसारकर काका को बोलने लगा, अरे काका जी, कल तो आप जूते पहन के चल रहे थे, मैंने देखा था आपको। आज आप बिना जूतों के क्यों चल रहे हैं? अरे आपको तकलीफ होगी, आप जूते पहन लो। अब काका ने जो हुआ था वो बताया कि शायद मेरे जूते अदला बदली हो गए हैं। तो वो आदमी कहने लगा, लेकिन अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपके रास्ते में तो कोई दुकान अभी पास में तो है नहीं। तो एक काम करो, आप मेरे साथ गाड़ी पे चलो, मैं आपको दुकान तक ले जाता हूँ, जूते दिलवा देता हूँ और फिर आप अपने आपके जो ग्रुप चल रहा है उनके पास में आपको छोड़ देता हूँ। अब कहने को तो आसान था, लेकिन बात ये थी कि पसारकर काका पैदल परिक्रमावासी थे, तो वो तो गाड़ी पे बैठेंगे नहीं। अब क्या करें? तो काका ने बोला, अब भाई साहब अब रहने दीजिए, अब मैं तो ऐसे ही चलूंगा, देखते हैं जो होता है वो। लेकिन उनके लिए वैसे नंगे पांव चलना बहुत आसान तो नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी आया, कहने लगा, काका जी ये आपका रास्ता है, आप धीरे धीरे चलते रहिए, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ कोई कुछ होता है तो, या दुकान वगैरह पास है तो थोड़ा सा पूछ के आता हूँ। चल भाई, ये भी ठीक है। वो आदमी गया। आधे घंटे के बाद बराबर से उसने, जहां जिस रास्ते पे हम थे उस रास्ते पे हमें पकड़ लिया और एक बड़ी सी बोरी उसने खाली की, जिसमें कम से कम 7 से 8 अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज के जूते रखे हुए थे। और फिर उसने काका को कहा, काका देखो मैं इतने सारे लाया हूं, इनमें से कोई तो आपको फिट हो ही जाएगा, कोई तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। तो हमने उसे पूछा कि भाई तू
इतने सारे कहाँ से आते? बोले जूते वाला मेरे पहचान का था, मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया। उसने बोला चल भाई ठीक है, जो परिक्रमावासी को पसंद आएंगे वो उन्हें दिलवा देना, अब बाकी के फिर से ले आना। अब दुकान कितनी दूर है? तो दुकान कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर थी। यह मोटरसाइकिल वाला आदमी सिर्फ इसलिए अपना पेट्रोल खर्च करवा के 10 किलोमीटर, जो भी होगा 8-10 किलोमीटर दूर वहां गया। वहां पे उसने अपने अंदाज से उस परिक्रमावासी को जो होगा साइज, वो सोच करके काका के लिए 8-10 अलग अलग जूते लिए, फिर वो लेके आया। अब काका को एक जूता फिट आ जाएगा और बाकी के जूते पहुंचाने के लिए यह आदमी फिर दुकान जाएगा, जाना आना, फिर जाना और फिर आना। 8-10 किलोमीटर कोई कम अंतर तो है नहीं। अच्छा, परिक्रमावासी को जूते दिए हैं उसने, पैसे तो उसने लिए नहीं। बहुत बोला काका ने कि नहीं नहीं ये नहीं है, तुम तो खरीद करके लेके आए हो। लेकिन परिक्रमावासी स्थानीय लोगों के लिए नर्मदा मैया का स्वरूप है और उसने पैसे नहीं लिए। अपना पेट्रोल खर्च करा के, अपना समय गवा के, सिर्फ क्या स्वार्थ था उसका? कुछ नहीं, मेरा परिक्रमावासी है, मेरे मैया का भक्त है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एकमात्र स्वार्थ के लिए वह इतना दूर तक गया, आया, फिर गया और फिर आया। अब अगर उसके रूप में काका के लिए मैया आई, यह मैं कहती हूं तो क्या गलत होगा? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरुचि नाइक। नया साल, सर्दी का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है। सर्दी का मौसम चल रहा है और नया साल आने को है। लेकिन पिछले 2 सालों से हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उसके फिर एक बार आने की आशंका बताई जा रही है। सर्दी खांसी के साथ साथ बहुत सारे रोग हो सकता है इस आने वाले साल में हमारे पास आए, और इससे दूर रहने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। खुद की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ, आपके सामने जो बात साझा करने वाली हूँ वो है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी। टिश्यू सॉल्ट्स एक संपूर्णतः नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है जिसके चलते आप जो भी कुछ खाते हो उनका एब्जॉर्प्शन शरीर में सही तरीके से होता है। आपकी कमजोरियां भर के निकलती हैं, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। और इसे कैसे करना है? दिन में मात्र 4 बार टिश्यू सॉल्ट्स आपको खाने होंगे। ना कोई इससे तकलीफ होती है, ना कोई इससे साइड इफेक्ट होता है, ना कोई चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर टिश्यू सॉल्ट खाते हैं तो आप अपनी और कोई दवाइयाँ ले नहीं सकते। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह मिनरल थेरेपी है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो मिनरल्स कम मात्रा में हैं, उसे सही मात्रा में लाकर सारे रोगों को दूर रखना, यही मिनरल थेरेपी का कार्य है। हम दवाइयाँ लेते हैं कोई भी, तो उसे आपके टिश्यू तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, और इसे सही तरह से आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स में पहुंचाने का कार्य मिनरल करते हैं। एक बार मिनरल थेरेपी के बारे में और बता दूं, यह संपूर्णतः नैसर्गिक है, नेचुरल है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं हैं। तो इसका लाभ उठाएं, संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। धन्यवाद। पसारकर काका को सही नाप के जूते मिल गए और हम आगे चलने लगे। आगे चलते चलते क्या होता है, जब एक साथ चलते हैं तो हो सकता है आपस में बातें हो, तो इसलिए हम लोग एक लाइन में लेकिन काफी अंतर छोड़ के चल रहे थे। सबसे आगे मैं थी, फिर मेरे पीछे सुरेखा ताई थी, उनके पीछे शायद काका काकू थे और चित्रा ताई काफी पीछे थी। तो खेती थी बीच में, थोड़ा सा एक हाथ छोटा सा गांव आता था,
और जब मैं आगे निकली तो आगे बड़े-बड़े गन्ने के खेत, मेरे ऊँचाई से भी, मेरे लंबाई से भी बहुत ऊँचे, और दोनों खेतों के बीच में से बिल्कुल संकरा सा रास्ता था और वहाँ से हमें जाना था। दोनों तरफ खेत थे, गन्ने के खेत थे, तो आजू-बाजू का कुछ दिखता भी नहीं था और मानो ऐसे जंगल से चल रहे हो वैसा कुछ आभास हो रहा था। और ठंडा भी काफ़ी लगने लगा था। और मैं चलते जा रही थी, जाप करते जा रही थी, और जैसे-जैसे मैं आगे चल रही थी, तो गन्ने के खेतों से खसफस, खसफस, खसफस ऐसी कुछ आवाज़ें बीच-बीच में आती थी। ऐसा लगता था कि गन्ने के खेत से बाजू से मेरे साथ-साथ कोई शायद आगे चल रहा है। तो मैं तो एकदम नई परिक्रमावासी थी, और जंगल और खेतों से गुज़रने का, वहाँ से जाने का मुझे कोई पहले से तो अनुभव था नहीं, तो थोड़ा-सा डर नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता था कि क्या चल रहा है मेरे आजू-बाजू में, क्या है? शायद चिड़िया या पंछियों के घोंसले शायद खेत में होंगे, लेकिन चिड़िया या पंछी इस तरह से आवाज़ नहीं करते। और मैं सोच रही थी कि अभी तो सुरेखा ताई बहुत पीछे हैं, अब मैं यहाँ पे बैठूँ तो कहाँ बैठूँ? उनका इंतज़ार करूँ तो कहाँ करूँ? उससे अच्छा है चलो जितना होए आगे-आगे चलते जाएँ। लेकिन मन में थोड़ा-सा डर तो था कि ऐसा कुछ एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है। और यही सोचते-सोचते मैं थोड़ी-थोड़ी आगे बढ़ी। एक खेत खत्म हुआ तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। चौराहा टाइप का कुछ आया कि दोनों तरफ रास्ता जा रहा है, और फिर दूसरा थोड़ा-सा एक 2 मिनट चलने के बाद फिर दूसरा गन्ने का खेत मुझे सामने दिख रहा था। तो एक क्षण मात्र के लिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ थोड़ा-सा खुला-खुला लग रहा है, मैं यहीं सुरेखा ताई का इंतज़ार करती हूँ। लेकिन इतने में दूसरे खेत से एक माताजी आई और मेरे साथ आई और बोली, "कहाँ जाना है?" तो मैंने कहा, "लेपा जाना है।" बोले, "हाँ, मैं भी लेपा जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो।" वहाँ तक ही जा रही हूँ। अब मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा कि चलो कोई तो साथ में है। फिर उससे थोड़ी-सी बातें भी हुई, और मैंने उससे पूछा कि ये आवाज़ कैसी आ रही है बीच-बीच में? तो बोले, हाँ, छोटे-मोटे जानवर होते हैं, तो उनकी आवाज़ आती है, डरने की कोई बात नहीं है। बातें करते-करते गन्नों के खेत हमने पार कर लिए, और फिर छोटे पौधों के खेत आए जहाँ काफ़ी खुला था। तो उन माताजी ने मुझे कहा, "चल अब तू आगे जा, आगे मारुति का मंदिर है और उसके बाद गाँव है। मुझे अभी मेरे दूसरे खेत में जाना है, मैं जाती हूँ।" मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे नर्मदे हर किया और मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ी तो अब तक तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, तो आगे बढ़ी, मुझे मारुति का मंदिर दिखा, हनुमान मंदिर। फिर मैं वहाँ गई तो मैं थकी हुई थी, थोड़ा चल के आई थी, तो बीच रास्ते में किसी ने मुझे 2 केले पकड़वा दिए थे कि माताजी भूख लगे तो खा लेना। तो मैंने सोचा चलो मंदिर है, मंदिर के सामने एक ओटला सा बना हुआ है, तो वहाँ पे बैठती हूँ, केले खा लेती हूँ, तब तक सुरेखा ताई भी आ जाएगी। और यह सोच के मैं वहाँ बैठी, 10-15 मिनट हुए होंगे, मैंने केले खाए और मुझे मांगी लाल का फ़ोन आया, जो लेपा में अन्न क्षेत्र चलाते हैं, मांगी लाल वर्मा उनका नाम है। तो उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा, "दीदी, हनुमान मंदिर दिख जाए तो मुझे बताना, फ़ोन करना, मैं तो तुरंत लेने आऊँगा।" अब मैंने कहा, "मैं तो हनुमान मंदिर पे बैठी हुई हूँ।" "कितना समय हुआ दीदी आप बैठे हुए हैं?" मैंने कहा, "15 मिनट तो हुए होंगे।" तो बोले, "अरे आप ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप भी उठ के चलने लगो, मैं तो आ रहा हूँ।" और वो एकदम जल्दबाज़ी में, ऐसा लगा कि बहुत उन्हें जल्दी हो रही है, और वो मोटरसाइकिल से आए और मुझे फिर पैदल-पैदल, मैं चल रही थी, सामान उन्होंने मेरा मोटरसाइकिल पे लिया था और गाँव तक मुझे छोड़ दिया और तुरंत गाड़ी पलटाए, बोले मैं बाकी परिक्रमावासी को लेकर के आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब सब लोग हम मिले, बहुत अच्छी सेवा हुई, सब हुआ, और फिर मैंने उन्हें पूछा कि आप लेने के लिए क्यों जा रहे हो? परिक्रमावासी तो अपने आप आ जाएँगे। तो बोले, दीदी अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप डर जाओगी। तो मैंने कहा, नहीं मैं नहीं डरूँगी, आप बताओ तो। तब उन्होंने जो बात बताई, तो ऐसा लगा कि बाप रे! किस संकट से मैं गुज़र के आगे आई हूँ और मुझे तो पता भी नहीं चला। बताती हूँ।
मुझे पता है कि जो संकट की मैं बात कर रही हूँ आप सभी भी उसे सुनने के लिए बेताब है, और मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। हर बार की तरह सुनिए, अगले वीडियो में ये मैं नहीं कहने वाली हूँ। हुआ ये था कि 2-3 दिन पहले की बात थी। कोई मियाँ बीबी जिस हनुमान मंदिर में मैं बैठी हुई थी वहां से मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, और उनके ऊपर एक तेंदुए ने हमला कर दिया था। चलती गाड़ी पर तेंदुआ कूद गया था, और मात्र 2-4 दिन पहले की बात थी। तो ये बात सुन के वाकई में मुझे डर तो लगा, बिल्कुल डर लगा, लेकिन साथ साथ एक विश्वास भी हुआ कि कहाँ से वो दूसरे खेत से एक माताजी मेरे साथ चलने लगी। मुझे जो खुसफुस खुसफुस की आवाज खेतों से आ रही थी, क्या वो तेंदुए की आवाज थी? मैं डर रही हूँ, यह माताजी ने कैसे समझ लिया? कैसे मुझे उनकी संगत मिल गई? कैसे मुझे उनका साथ मिल गया? ये जब सोचती हूँ तो लगता है कि बहुत बार अपनी सोच के ऊपर भी बहुत कुछ है जो हमें समझ में ही नहीं आता। ऐसा ही एक एक किस्सा, एक अनुभव और हुआ जब हम मांगीलाल के घर से दूसरे दिन आगे निकले। तब मैं और सुरेखा ताई दोनों साथ में थे। आगे निकल रहे थे, चल रहे थे, और आगे एक पुल आ गया, नदी का पुल आया तो हम थोड़े से डर गए। हमको लगा कि अरे ये कहीं नर्मदा माई का तो पुल नहीं है, अगर है तो उसे हम लांग कैसे सकते हैं। लेकिन वहां पे कुछ लिखा नहीं था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था तब तक। हम नए परिक्रमावासी थे, हमें माता जी की दिशा का, उनके बहने का इतना ज्ञान भी नहीं था। तो हम वहां रुके रहे कि कोई आएगा जाएगा, और तब हम पूछेंगे कि ये ऐसा है क्या। और ऐसा ही हुआ, वहां पे हमें एक आदमी मिला, उसने बताया। लेकिन जो चीज मैं आपको अब बताने वाली हूँ वो ऐसी है कि मात्र एक निमिष भर में मैं और सुरेखा ताई दोनों वहीं पे जमीन पर बैठकर रोने लग गए। बहुत रोना आ रहा था, हमने बहुत रोया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या हमने जो देखा वो सही था? क्या वाकई में वैसा था, या एक साथ हम दोनों को कोई आभास हुए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही समय पे एक ही साथ हम दोनों एक ही विषय को देख रहे हैं और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। क्या ये सच हुआ है, या हम किसी मायावी नगरी में हैं, जादुई नगरी में हैं? आज तक हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आज भी जब हमारी एक दूसरे से बात होती है तब हम इस बात को लेके सिर्फ आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा एक किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ, तेंदुए का किस्सा तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया, लेकिन ये जो किस्सा है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप भी थोड़ा सोचिए, क्या हो सकता है? ऐसा मैंने क्या देखा होगा? ऐसा क्या हुआ होगा कि हम दोनों हक्के बक्के रह गए? चलिए देखते हैं आपकी सोच क्या क्या कहती है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगा, और थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मैं इसका खुलासा करूंगी नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 8वें भाग में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।